नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी समझौता एक्सप्रेस। नैना मुंबई जाने वाली बस में चढ़ी और अपनी सीट के ऊपर बैग रखने की जगह तलाशने लगी। किसका सामान है ये? वह चिल्लाई तो पीछे से एक पैसेंजर आया। मेरा है। आपकी सीट पीछे है तो इसे भी पीछे ही रखिए। नैना तल्ख हो उठी। पीछे जगह नहीं थी तो याचक स्वर पर तिलमिलाता जवाब। तो मैं क्या करूं? ये मेरी सीट है, इसके ऊपर की जगह मेरी है। नैना जैसे यश का सारा गुस्सा उस अजनबी पर उतारने को तैयार बैठी थी। उस व्यक्ति ने अपना सामान हटाया तो नैना बड़बड़ाते हुए अपना सामान रखने लगी। इस दुनिया में जिसे देखो वो मुझे ही फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ऑफिस में, घर में, बस में, जैसे मैं ही फालतू हूँ। सामान रखकर वह आंख मूंद कर बैठ गई। मस्तिष्क में बार बार बीते कुछ दिनों के वे दृश्य घूम रहे थे जिनसे पीछा छुड़ा वह मुंबई भाग रही थी। यश की हर बात पर लापरवाही और उसकी हर लापरवाही पर नैना का इरिटेट होना। यश और नैना दोनों ही आईटी प्रोफेशनल थे। नैना की रजनी मौसी यश की माँ की पक्की सहेली थी। उन दोनों ने ही मिलकर यह रिश्ता तय किया था। मौसी अक्सर उसे कहा करती, तेरे लिए तो मैंने यश पर बहुत पहले से नजर रखी हुई थी। इतना खूबसूरत, खुशमिजाज, सीधा सरल कमाऊ लड़का कहाँ मिलता है आजकल। मेरे कहने से तो तू आंख मूंद कर शादी कर ले, देखना मुझे जिंदगी भर दुआएं देगी। यश पहली नजर में ही उसके दिल में घर कर गया था। दोनों अलग अलग कंपनी में नौकरी करते थे मगर थे पुणे में, इसलिए प्रोफेशनल फ्रंट पर भी यह शादी उनके अनुकूल थी। शादी की शुरुआत में तो सब ठीक रहा मगर बाद में नैना को यश का व्यवहार बचकाना लगने लगा। वह माँ से शिकायत करती, माँ यश में गंभीरता नाम की चीज है ही नहीं, बहुत ही लापरवाह है, कोई चीज जगह पर रखता ही नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता, कुछ कहो तो फालतू की बातें बना खी खी करके हंसकर निकल जाता है। कितना भी समझाओ समझता ही नहीं, हम पूरी तरह मिसमैच है माँ। पर माँ को बेटी की शिकायतें समझ नहीं आती थी। वे तो इसी बात से खुश थीं कि उनका दामाद दिखने में आकर्षक है, अच्छा खासा कमाता है, उनकी बेटी को प्यार करता है, उसे बराबरी का हक है और सम्मान देता है, ऑफिस से सीधा घर आता है और उसमें सिगरेट शराब जैसा कोई ऐब नहीं। इससे ज्यादा एक लड़की को क्या चाहिए भला? मगर नैना को यही सब पसंद नहीं था। वह बेहद अनुशासित, समय की पाबंद और प्लानिंग करके चलने वाली लड़की थी। जरा सी अव्यवस्था उसे अपसेट कर देती। वहीं यश इसके ठीक विपरीत था। नैना लाइफ को बहुत सीरियसली लेती थी और यश जटिलतम परिस्थितियों में भी टेक इट इजी मंत्र ना छोड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए उसके चेहरे पर बुद्धू मुस्कान बनी रहती। यश को अक्सर प्रोजेक्ट के सिलसिले में देश विदेश ट्रेवल करना पड़ता मगर ऐसा कोई ट्रिप नहीं होता जहां उसका कोई ना कोई कपड़ा होटल में छूट न गया हो। आराम से घर से निकलता और आखिरी कॉल पर चेक इन करना, यह था यश। यदि दोनों को कहीं साथ जाना होता तो नैना तैयार होकर गेट पर खड़ी हो जाती, पर यश की कुछ ना कुछ लास्ट मिनट की तैयारी चल रही होती। दोनों के बीच जो बहस का सबसे बड़ा मुद्दा था वह था यश का घर में स्लीपर न पहनकर नंगे पैर चलना। उफ, नंगे पैर यहाँ वहां चलते हो और फिर यूं ही बिस्तर पर चढ़ जाते हो। नैना चिढ़ जाती और रोमांटिक रात चढ़े मुंह से बीत जाती। 3 दिन बाद यश की यूएस की फ्लाइट थी। वह अलमारी में कुछ खोज रहा था तो नैना ने पूछा, क्या नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। बाद में पता चला यश को अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। नैना बिफर उठी। हे भगवान, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हर बार नैना उसकी तैयारी कराती मगर इस बार उसने कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो वह उसकी कोई मदद नहीं करेगी। वह भी तो अपने सब काम खुद संभालती है। इसी तरह यश को भी सीखना होगा। उसने यश को सबक सिखाने की सोची और उसकी फ्लाइट से 2 दिन पहले अचानक मुंबई अपनी मौसी के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया, इस अकड़ में कि करने दो उसे खुद मैनेज, जब सिर पर पड़ेगी तभी अकल आएगी। बस मुंबई पूना एक्सप्रेस हाईवे के हसीन नज़ारों के बीच दौड़ रही थी। नैना का शरीर सफ़र कर रहा था मगर मन वहीं अटका पड़ा था। पता नहीं सब डॉक्यूमेंट संभाल कर रखेगा या नहीं। लैपटॉप चार्जर, फ़ोन चार्जर, पावर बैंक, पासपोर्ट और जाने कितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जिनके न होने पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करूं मैं उसका? कैसे करेगा सब?
कहीं उसे अकेला छोड़कर गलती तो नहीं करती। नैना को डरावने विचार आने लगे। उफ, उसने सिर झटक उस विचार को बाहर फेंका, गहरी सांस ली और फिर आंख मूंद कर बैठ गई। मुंबई पहुंचकर नैना ने पाया कि मौसी उसके स्वागत में गेट पर ही खड़ी थी और मिलते ही बड़े बुजुर्गों का सेट डायलॉग मारा। अरे ये क्या, ब्याह के बाद तो लड़कियां फूल कर कुप्पा हो जाती हैं, मगर तुम तो बड़ी दुबला गई हो बिटिया। गालियां पड़वाओगी अपनी अम्मा से कि कहाँ ब्याह दिया बिटिया को। इस बात के लिए तो मैं आपसे लड़ने वाली हूँ मौसी। नैना के स्वर में आक्रोश देख मौसी ने चुप्पी साध ली और उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करने लगी। अपनी मौसी से लड़ने की सोचना भी मत बिट्टो, शुरू में ही हार जाओगी। अनुभव से बोल रहे हैं। मौसा जी ने चुटकी ली तो मौसी ने आंखें बड़ी कर उन्हें चुप करा दिया। खैर, ऐसी ही हंसी ठिठोली और लजीज खाने के साथ नैना का स्वागत हुआ और फिर वह सुस्ताने लगी। मौसी उसके पास आकर बैठी तो उनकी गोद में सिर रख आंखें मूंद ली। और सुनाओ बिट्टो, क्या हाल है? सब कुशल मंगल तो है ना? कोई खुशखबरी? बड़े बुजुर्गों का दूसरा सेट डायलॉग, जिसे सुन नैना और चिढ़ गई। क्या मौसी, आपकी सोच भी आपकी तरह बुढ़ा गई है? बूढ़ी और मैं तो अभी जवान हूँ। बुढ़ापे वाले लक्षण तो तेरे चेहरे पर डोल रहे हैं। न जवानी की रंगत, न ब्याहता वाली चमक। हीरा लड़का खोज कर दिया तुझे, फिर भी ये हाल। कुछ नाराजगी चल रही है क्या आपस में? तुम्हारी सास बता रही थी कि वह यूएस से जाने वाला था, गया क्या? नहीं, 2 दिन बाद जाएगा। तो फिर तू यहाँ कैसे? मौसी किसी अनुभवी हकीम की तरह मर्ज खंगालने में लग गई। क्यों, नहीं आ सकती क्या? मेरा यहाँ आने का हक नहीं? या मैं उसकी गुलाम हो गई कि हर वक्त उसकी सेवा में तैनात खड़ी रहूं? नैना फिर बिफर कर उठ खड़ी हुई। मैंने ये कब कहा, मगर उसको विदा करके आ जाती। क्या सोचता होगा वो? कहते हुए धाकड़ व्यक्तित्व वाली मौसी का स्वर लड़खड़ा सा गया। वह क्या सोचेगा इसकी बड़ी चिंता है आपको। मैं क्या सोचती हूँ, मुझ पर क्या गुजर रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। सच तो यह है मौसी, आपने मुझे हीरा लड़का खोजकर नहीं दिया, बल्कि अपनी सहेली के नालायक लड़के को मेरे पल्ले बांध दिया। आप खून के रिश्तों के आगे दोस्ती निभा गईं। मौसी ऐसा आक्रमण सहने को तैयार न थी। उन्हें संभलने में कुछ पल लगे, मगर वो इतना जरूर समझ गईं कि नैना से बात उगलवाने के लिए फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे। क्या कहती है बिट्टो, मेरे लिए तो तू पहले है। मुझे तेरी ज्यादा चिंता है। उसका क्या है, मर्द जात। रिश्ते में गलती किसी की भी हो, बेइज्जती हमेशा औरत ही है। अब मौसी ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया, पर उधर चुप्पी बरकरार रही। पर हुआ क्या, बता तो। क्या हाल कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का, मिले तो जरा टांगे तोड़कर रख दूं उसकी। मौसी नैना के गाल सहलाते बोली। बस बस, अब इतना भी ड्रामा मत करो। तुम दोनों बहनें सच में ड्रामा क्वीन हो। मौसी चुप हो गई। अजीब मुसीबत है, ना इधर से बोलने दे रही है ना उधर से। करूं तो क्या करूं? उन्होंने मन ही मन ईश्वर को याद किया और आगे की रणनीति तैयार करने लगी। नैना को वापस खींचकर अपनी गोद में लिटा लिया और उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। अच्छा, खुलकर बता, कसम से किसी से नहीं कहूंगी। तेरी माँ से भी नहीं। तेरा ध्यान नहीं रखता, तुझे प्यार नहीं करता, तुझसे लड़ता है या तेरी बात नहीं सुनता? कुछ तो बता। लेटे लेटे नैना सोच रही थी कि मौसी को क्या बताऊं। ध्यान तो रखता है, प्यार भी करता है, और कितना भी उकसा लो लड़ता तो बिल्कुल नहीं। उल्टा 2-4 जोक मारकर खी खी करता हुआ पतली गली से निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं मौसी, बस जैसे लगता है कि हम 2 विपरीत ध्रुव शादी के नाम पर एक साथ बांध दिए गए। हम में कुछ भी एक सा नहीं, ना आदतें, ना व्यवहार, ना पसंद। हाँ तो सही बात है ना बिट्टो, तुम दोनों पति पत्नी हो, कोई दोस्त नहीं। अलग तो होगे ही। नैना ने मौसी को सवालिया नजरों से घूरा। देख बिट्टो, हम दोस्त ऐसे बनाते हैं जो आदतों में व्यवहार में हमारे जैसे हों, मगर ऊपर वाला पति पत्नी की जोड़ी ऐसी बनाता है जिसमें दोनों बिल्कुल उलट हों, ताकि एक की कमी दूसरा पूरी कर दे और फिर दोनों मिलकर संपूर्ण हो जाएं, सर्वगुण संपन्न हो जाएं। यकीन नहीं आता तो किसी भी जोड़े से पूछ ले। एक को गर्मी ज्यादा लगेगी तो दूसरे को सर्दी, एक को मीठा पसंद होगा तो दूसरे को नमकीन, एक जल्दी उठेगा तो दूसरा देर तक सोने की जिद करेगा।
एक पसारा फैलाएगा तो दूसरा उसे समेटता रहेगा। एक लेट लतीफ होगा तो दूसरा घड़ी से आगे दौड़ेगा। मौसी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, मगर उनके अंतिम 2 वाक्यों पर नैना ठिठक गई। लगा जैसे मौसी ने बात पकड़ ली हो। एक हंसमुख होगा तो दूसरा मुंह चढ़ा, बात बात पर धुआं छोड़ने वाला। कहते हुए मौसी ने नैना को कनखियों से ऐसे देखा जैसे बुढ़ापे वाली बात का बदला उतार लिया हो। अच्छा, आपके और मौसा जी के बीच तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों 2 जिस्म एक जान बने घूमते हो। यह सब ऊपर से दिखता है बिट्टो। अब तुम्हें क्या बताएं कि शुरू में हमने कितना बर्दाश्त किया। पता है, जब हमारी शादी हुई थी तुम्हारे मौसा जी को तो एसी के बिना नींद ही नहीं आती थी और हमको घंटे भर में ठंड के मारे कुड़की बंधने लगती। पहले अकेले रहते थे तो दूसरे कमरे में आकर सो जाते थे, फिर हमारी सासू माँ साथ रहने आ गई तो कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, वरना जाने क्या क्या कहानियां बनती। तो हम उनके सोते ही चुपचाप एसी बंद कर देते, फिर वे बौखलाए उठते और नींद में ही हमको 10 बातें सुनाकर वापस एसी चला देते। हमसे कहा करते थे, सुन लो रज्जो, अगर कभी हमारा तलाक होगा तो इसी एसी की वजह से होगा। मौसी हंसते हुए पुरानी यादों में खो गई। फिर क्या हुआ? नैना को मौसी की बातों में रस आया। वही समझौता एक्सप्रेस दौड़ानी पड़ी। तुम्हारे मौसा जी ने कूलिंग कम की और हम मोटा कंबल तान के सोने लगे। कह रहे थे ना, पिस्ती औरत ही है। रहने दो मौसी, कूलिंग तो मौसा जी ने भी कम की ना। नैना हंसते हुए बोली। यही तो बात है बिट्टो, खुशी खुशी साथ रहना है तो बीच का रास्ता तलाशना ही पड़ता है। पर मौसी, यश और मैं हर बात में अलग हैं। मुझे ही पता है कैसे झेल रही हूँ उसे। वैसे ही झेल रही है जैसे वह तुझे झेल रहा है, और वह तुझे कितने प्यार से झेल रहा है, जबकि तू कितनी शिकायतें करके ठिनक ठिनक कर झेल रही है। सुनकर नैना तुनकी। मुझे झेल रहा है? और नहीं तो क्या। अगर वह तुम्हारी आदतों के हिसाब से नहीं चलता तो तुम भी कहाँ उसकी आदतों के हिसाब से चलती हो। पर वह तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं भागा, न ही किसी से तुम्हारी शिकायत करता है। वाह, वो शिकायत क्या करेगा? मेरे बिना उसका एक दिन काम ना चले। यह तेरी गलतफहमी है बिट्टो। तू देखना, तेरे बिना भी उसके सब काम आराम से हो जाएंगे। देखना तो आप मौसी, कैसे हर घंटे में कॉल आएगी। यह कहाँ रखा है, वह कहाँ रखा है, यह कैसे करूं, वह कैसे करूं। इस गलतफहमी में मत रहना। जब तेरा ब्याह नहीं हुआ था तब से जानती हूँ उसको। हॉस्टल में रहा, अलग अलग शहरों में नौकरी की, सालों से अकेले ही सब संभाल रहा था। उसकी माँ नहीं जाती थी उसकी गृहस्थी जमाने। जानती है, एक दिन तेरी सास मुझे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? नैना के कान खड़े हो गए। कह रही थी, रज्जो, तुमने बहू के नाम पर थानेदार पल्ले बांध दी। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, उसे नियम कानून सिखाती रहती है। अपने घर में भी चैन से नहीं रह सकता बेचारा। यह तो वही है जो सब हंसते हंसते झेल रहा है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। सुनकर नैना की त्योरियां चढ़ गई, मगर चुप रही। यूं ही मौसी भांजी की अंतहीन बातों में समय आगे बढ़ता गया। मगर इन 2 दिनों में यश का ना कोई मैसेज आया, ना मिस कॉल। नैना का मन वहीं लगा हुआ था, अतः बार बार फोन चेक कर रही थी। नहीं आया ना फोन, कुछ पूछने के लिए? कर रहा है ना सब खुद। देखो बिट्टो, तुम्हें लगता था वह तुम पर निर्भर है, मगर असलियत में तो तुम उस पर बुरी तरह निर्भर हो। क्या कह रही हो मौसी? आई एम फुली इंडिपेंडेंट। नैना आकड़ी। अच्छा, सच सच बताओ, जब से आई हो 2 मिनट भी ऐसे गुजरे हैं जो उसके बारे में नहीं सोचा। तुम उस पर इतनी निर्भर हो कि उसके सिवाय न कुछ सोच सकती हो और न देख सकती हो। तुम्हारी पसंद की कढ़ी बनाई थी, मगर तुमने बेमन से खाई। तुम्हारी दी हुई साड़ी पहने हैं और तुमने नोटिस भी नहीं किया। मौसी शिकायती लहजे में बोली। तुम्हारी पूरी सोच ही उसकी आदतों में उलझ कर रह गई है, और देखो वह आराम से यूएस से चला गया। मेरे पास फोन आया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। वह तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सुनकर नैना का दिल रो पड़ा। यश को सजा देकर आई थी और अब खुद ही सजा याफ्ता बनी बैठी थी। मन भीतर से कसमसा रहा था। यश का मुस्कुराता मासूम चेहरा याद कर उसका अहंकार पिघल रहा था। खुद को कोस रही थी कि उसे सी ऑफ किए बिना यूं ही चली आई। अब महीना भर कैसे रहेगी उसके बिना। मौसी की ममता भरी छांव में 2 दिन बिता नैना वापस घर की राह चल पड़ी। अनमनी से घर का दरवाजा खोला तो हर तरफ यश ही यश खड़ा नजर आ रहा था। हंसता मुस्कुराता यश, बातें बनाता यश,
नैना ने टेबल पर बैग रखा तो कुर्सी की बैग पर फैले टॉवल पर नजर पड़ी। एक स्मृति उभरी। कितनी बार कहा है टॉवल बालकनी में सुखाया करो। नैना के गुस्से पर यश का जवाब। क्या कह रही हो जान? पता है यह टॉवल मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि मुझे पूरा दिन बाहर टांगे रखते हो। कितनी गर्मी है बाहर, जरा 5 मिनट खुद खड़ा होकर देखो, सूखा अचार बन जाओगे। इसलिए मैंने उसको यहाँ डाल दिया, वो भी खुश और मैं भी। थोड़ा आगे चली, एक जूता इधर तो एक जूता उधर पड़ा था। एक और स्मृति कौन थी? जूते एक साथ उतार कर क्यों नहीं रखते? भड़कती नेहा और यश की ठंडी बयासी बातें। पूरा दिन तो बेचारे साथ ही रहते हैं, घर पर तो उन्हें कुछ स्पेस दो। पता है दोनों शिकायत कर रहे थे कि जब देखो हमें साथ साथ चिपकाए रखते हो, हमें भी एक दूसरे से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तुमको अपनी बीवी से हर वक्त चिपके रहना है तो चिपको, पर हमें माफ करो। उसकी ऐसी ही न जाने कितनी बातों को याद कर नैना भीगी आंखों से मुस्कुरा उठी। अब ये बातें बचकानी नहीं लग रही थी, प्यार आ रहा था उन पर। मौसी के शब्द कानों में गूंज रहे थे। ऊपर वाला ऐसी उलट जोड़ियां ही बनाता है जिनमें एक की कमी दूसरा पूरी कर दे और दोनों मिलकर संपूर्ण हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। आप सही कहती हो मौसी, उसकी जोड़ी भी परफेक्ट बनेगी। वह यश की लापरवाही संभाल लेगी और उससे खिलखिलाते हुए जीना सीख लेगी। सोचते हुए नैना भी मौसी मौसा जी की तरह समझौता एक्सप्रेस में सवार हो गई, जिसका एक ही स्टॉप था, एक सुखी आनंदित जीवन। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत सी सीधी सी सरल भाषा में लेकिन गहरी सीख देती हुई प्यारी सी कहानी जो दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ हर किसी को इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।